जाएंगे, दैट आर कॉल्ड द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन दैट बिकम्स एंड देन दैट बिकम सॉल्यूशन सेट। तो ये आपके पास है। अब आप वन बाय वन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फॉर इक्वेशन 1 x + 1 = 0। अब सोल्यूशन का मतलब अब यहाँ से आगे आपके पास दो फैक्टर्स जो बने वो लीनियर फॉर्म में, तो लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना ऑलरेडी सीखा हुआ है कि आपने x को सेपरेट करना है, x के साथ +1 है, +1 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, x = -1। इसी तरह इक्वेशन 2 आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 2 बनी है x + 4 = 0। आपको x की वैल्यूज चाहिए, आपने तो सॉल्यूशंस फाइंड करने और सॉल्यूशन वेरिएबल की वैल्यूज को कहते हैं, मींस आपने x को सेपरेट करना है। x को सेपरेट करने के लिए उसके साथ +4 है जो खत्म करना है आपने। हर नंबर को आपने इक्वालिटी वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए उस नंबर को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन हमेशा साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में और सब्ट्रैक्शन एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ भी क्या होगा, +4 को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड। x = -4 इज द सेकंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। आपके पास वेरिएबल x की फॉर्म में आपको एक इक्वेशन गिवन थी, x² + 5x + 4, वेरिएबल की पावर 2 थी, आपने उसको सॉल्व करना था, मींस आपने उस वेरिएबल के दो आंसर्स फाइंड करने थे, हाईएस्ट पावर 2 के साथ आपको इक्वेशन गिवन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो आपने दो आंसर फाइंड किए। फर्स्ट आंसर क्या आया, -1, सेकंड आंसर क्या आया, -4, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। रिजल्ट में आपने सॉल्यूशन सेट लिखना होता है और सॉल्यूशन सेट हमेशा किसके अंदर लिखा जाता है, ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। ब्रेसेस के अंदर जब आप इन दोनों वैल्यूज को लिखेंगे तो वो उनका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब x = 1, -1 is solution or root of given equation, x = -4 is solution or root, both of these are solution or root। अब इन्हीं दोनों सॉल्यूशंस को जब हम ब्रेसेस के अंदर लिख लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट। क्योंकि सेट ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, सेट का मतलब क्या होता है, व्हेन वैल्यूज आर रिटन इनसाइड ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, दिस इज कॉल्ड सेट। एंड which type सेट इन टेबुलर फॉर्म। सेट को लिखने के आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो ये जो फॉर्म होती है इसे क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। ये आपके पास सेट की टेबुलर फॉर्म है, तो आपने जब सॉल्यूशंस को सेट की फॉर्म में लिखा तो वो क्या बन गए, सॉल्यूशन सेट बन गए। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 थी, इसलिए आपके पास सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आएंगी वेरिएबल की। हाईएस्ट पावर से ही आपके पास डिपेंड करता है कि उसके कितने आंसर्स आएंगे। अब इसी तरह से आपको नेक्स्ट 6 पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें इसको आपने सॉल्व करना और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप इसको चेक करें तो क्वेश्चन जो आपको गिवन है, सबसे पहला स्टेप, बेसिक स्टेप, नेसेसरी स्टेप, इक्वेशन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आ रही है, इस इक्वेशन में वेरिएबल को आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे आपने एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया था कि ग्रेड 9 में आपने एक्सप्रेशंस को जब आप सॉल्व करते थे, फैक्टराइज करते थे, तो उसमें भी आप ऐसे ही करते थे। अगर आपके पास एक्सप्रेशन एक सिंगल एक्सप्रेशन नहीं है, आपके पास टर्म्स की फॉर्म में डिफरेंट एक्सप्रेशंस आ रही हैं, तो आप उनको पहले सिंप्लीफाई करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाते थे, फिर आप उसके फैक्टर्स फाइंड करते थे। इसी तरह आप यहाँ भी करेंगे कि अगर आपके पास कहीं ब्रैकेट्स आ गई हैं तो आप ब्रैकेट्स को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक टर्म्स को कंबाइन करके डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर्ली स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर आप उसे सॉल्व करेंगे। ग्रेड 9 में जो आप करते थे कि आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए दी हुई थी, आपको इस तरह दिया जाता था x - 3 × 4 + 5x + 5 मल्टीप्लाई बाय 2 + 4। तो आप क्या करते थे, 2 + 4 है तो आप क्या करते थे, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करते थे, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते थे, सारी को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाते थे, फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, फिर उसके फैक्टर्स बनाते थे। अब अरेंज कैसे करते थे कि सबसे पहले x² वाली टर्म हो, फिर x वाली हो, फिर कांस्टेंट हो, फिर आप उसके फैक्टर्स बनाते थे, उसको प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। तो सेम यही प्रोसीजर आपको यहाँ भी करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है तो एक सिंगल इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए जिसके आप फैक्टर्स बनाएंगे, एक सिंगल एक्सप्रेशन के जैसे आप फैक्टर्स बनाते थे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर अरेंज करके, इसी तरह एक सिंगल इक्वेशन की फॉर्म में आप बनाएंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो ब्रैकेट्स हैं, पहले तो आपने इन्हें सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब है कि पहले वो सिंगल इक्वेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो तो आप उसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो पहले तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ था वो प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज इक्वेशन दी हुई थी, उसमें आपको पहले किसी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट उसके फैक्टर्स बनाए। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपके पास ये इक्वेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है,
पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे, तो आप उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिक नेसेसरी स्टेप, कंपल्सरी स्टेप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इफ नॉट, अगर नहीं है तो पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आपके पास जो x है वो ब्रैकेट के अंदर 3x और -5 दोनों से मल्टीप्लाई होकर क्या बच जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 5x। इसी तरह ये ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, मिड में कोई साइन है, मींस इन दोनों ब्रैकेट्स को, इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सिर्फ लाइक टर्म्स की होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सारी टर्म्स की होती है। तो आप x को मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 के साथ, पूरी फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को, देन फर्स्ट एक्सप्रेशन की जो सेकंड टर्म 6 - 6 है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 के साथ। 3x स्क्वायर माइनस 5x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -7x - 6x + 42। अब बाहर वाले माइनस ने अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, ये कंपल्सरी है। आप एक साइन भी गलत कर देंगे तो आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई गलत होगी, सिंप्लीफाई गलत होगी तो फैक्टराइजेशन भी गलत हो जाएगी। तो साइंस को केयरफुली देखना है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है? इक्वालिटी की राइट साइड पे भी कुछ टर्म है, इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे भी कुछ टर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? सारी टर्म्स इक्वालिटी की एक तरफ हो और इक्वालिटी की दूसरी तरफ 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? सारी टर्म्स को 1 by 1 शिफ्ट कर देंगे। अब टर्म्स को शिफ्ट करने का मतलब क्या है? लेफ्ट से राइट पे कोई चीज जाए, साइड चेंज हो तो साइन भी चेंज होता है। 3x स्क्वायर माइनस 5x तो पहले से यहाँ मौजूद थी। अब ये वाली सारी टर्म्स यहाँ से इक्वल की राइट साइड से उठाएंगे तो लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। प्लस एक्स स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा? -x स्क्वायर -7x प्लस 7x में -6x प्लस 6x में, और प्लस 42 किस में चेंज हो जाएगा? -42 में। और इक्वल की दूसरी साइड से सारी टर्म्स शिफ्ट होगी तो क्या रह गया? प्लस माइनस में जब चीजें खत्म हो जाती है तो क्या रहता है? 0। अब आपकी इक्वल की राइट साइड पे तो 0 बन गया। अब इक्वल की लेफ्ट साइड पे इन सारी टर्म्स को आपने अरेंज करना है और सिंप्लीफाई करना है। 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों इकट्ठी हो सकती हैं, तो क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद आप चेक करें 5x 7x और 6x, ये सारी टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, सबके पास वेरिएबल x है। जो लाइक टर्म्स का मतलब होता है सेम वेरिएबल विद सेम पावर, तो ये x सबके पास मौजूद है, इसका मतलब ये सारी लाइक टर्म्स हैं। इन सबको इकट्ठा करेंगे तो -5x + 7x क्या बन जाएगा? माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2x। अब 2x के साथ x वाली एक और टर्म भी है जो 6x है, तो 2x + 6x क्या बन जाएगा? 8x। अब कोई लाइक टर्म है इसके आगे? x स्क्वायर और x, इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, एक में x स्क्वायर है और एक में x है, तो ये अब लाइक टर्म्स नहीं है, अब ये कंबाइन नहीं हो सकती है, ऐड नहीं हो सकती है। इट मीन्स अब आपकी ये जो इक्वेशन है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई है। x स्क्वायर वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है और फिर कांस्टेंट टर्म है। तो जब आपके पास इक्वेशन अरेंज हो जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में ax स्क्वायर bx एंड c, तो फिर आप उसके फैक्टर्स बना सकते हैं। एक तरफ सारी टर्म्स अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में और दूसरी तरफ 0 है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वहां से आगे आप उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, तो ये सारे स्टेप्स हमने किए। हमने जहाँ पे ब्रैकेट आ रही थी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन लाइक टर्म्स को अरेंज किया, ऐड किया और इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया। अब आप अपनी इक्वेशन को देखें तो आपकी इक्वेशन में 2 फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में 8 है और थर्ड टर्म में 42 है। तो ये सारे नंबर कौन से टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। और फैक्टराइजेशन का ये रूल है कि थ्रू आउट सारी टर्म्स में कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया? टेकिंग 2 कॉमन लिया। फर्स्ट टर्म में क्या रह गया? x स्क्वायर। सेकंड टर्म में 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 8 बनता है, 2 4s are 8, तो सेकंड टर्म में क्या बचा? 4x। और थर्ड टर्म में 2 21s are 42। आप 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बनेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर। अब ये चीज अब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वापस वही चीज बननी चाहिए, तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो वापस क्या बन जाता है? 42 बन जाता है। तो आप जब कॉमन लेते हैं, नंबर जब भी कॉमन लेते हैं तो बाहर जो नंबर कॉमन लिया जाता है उसका टेबल पढ़ा जाता है वहां तक जो आपका ऊपर वाला नंबर वापस बना दे। अब आपके पास ये आया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है? डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन है तो दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर दिया, 2 को कैंसिल हो गया, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या होता है? 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या आ गई? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गई है। इक्वालिटी की एक तरफ सारी टर्म अरेंज है, डिसेंडिंग ऑर्डर में x स्क्वायर है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है और राइट साइड पे 0 है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई है। अब आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के वही सारे रूल्स हैं,
वही सारे स्टेप्स हैं जो आपने ग्रेड 9th में चैप्टर नंबर 5 में पढ़े, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे आप वहां पे करते थे कि अगर आपके पास कहीं पे एक्सप्रेशंस प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाती थी, एक से ज्यादा एक्सप्रेशन होती थी, तो आप पहले उसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके अरेंज करते थे, फिर आप उसके फैक्टर्स बनाते थे। तो यहाँ भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। वहाँ फैक्टर्स बना के फैक्टर्स तक आंसर खत्म कर देते थे, फैक्टर्स बन जाते थे तो वो आंसर होता था। लेकिन यहाँ फैक्टर्स फाइंड नहीं करने, यहाँ सॉल्व करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। तो फैक्टर्स जब आ जाएंगे तो फैक्टर की राइट साइड पे आपके पास जीरो भी गिवन होता है, तो आप जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो दोनों आपके पास दो फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स को जीरो पे इक्वल रख के 1 by 1 सॉल्व करेंगे और वेरिएबल की एक्स की दो वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन। इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन में मेंशन था। तो अब हम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर में चेंज होता है लेकिन 21 स्क्वायर में चेंज नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 3 है। ग्रुप्स भी हम नहीं बना सकते, थ्रू आउट अगर हम देखें तो सब में कुछ कॉमन भी नहीं है, एक्स सब में मौजूद नहीं है, ऐसा कोई नंबर भी नहीं है जो हम कॉमन ले लें सारे टेबल में से। तो क्या करेंगे, हम मिड टर्म ब्रेकिंग से इसको सॉल्व करते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि आपके पास फर्स्ट जो कांस्टेंट है वहां पे कुछ भी नहीं है, मींस 1 है। 1 और 21 के फैक्ट को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 21 के फैक्टर्स बनाएं, 21 के साथ माइनस है, जिनको माइनस करें तो मिड वाला नंबर बन जाए। क्या है मिड पे नंबर 4। 21 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 4 बन जाए। तो कौन से फैक्टर्स है, 7 3s are 21 और 7 में से 3 माइनस करें तो क्या बन जाता है 4। अब हमने ऊपर जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 4x माइनस 21 सारी चीजें लिखी, सिर्फ स्टेप 4 नहीं लिखा। 4 क्यों नहीं लिखा, मिड वाला मिड टर्म हमने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हम मिड टर्म ब्रेकिंग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो मिड टर्म 4 है उसे हम ब्रेक कर रहे हैं किसके साथ, 7 माइनस 3 के साथ। 7 माइनस 3 हमने उसकी जगह लिखा, बाकी सारी नंबर सारी वैल्यूज एज इट इज हमने लिखी हुई है। अब जो 7 माइनस 3 हमने लिखा तो 4 के साथ x था, 4 की जगह हमने 7 माइनस 3 लिखा, इसका मतलब है कि इन दोनों के साथ x आना चाहिए, तो हमने ब्रैकेट डाल दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने x को उन दोनों के साथ कर दिया, 7x माइनस 3x। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 4। तो यहाँ से आके आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है आपने कैसे करनी है फैक्टराइजेशन, ग्रुप्स बनाने हैं। अब ग्रुप्स आप फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ का भी बना सकते हैं, या फर्स्ट को थर्ड के साथ भी रख सकते हैं, फर्स्ट को फोर्थ के साथ भी रख सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन किस चीज पे है कि जब आप ग्रुप्स बना के कॉमन लें तो नॉन कॉमन फैक्टर सेम बचे। फर्स्ट ग्रुप में जो बचे वो भी जो और सेकंड ग्रुप में जो बचे वो दोनों सेम होने कंपल्सरी है, साइंस भी सेम हो तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। अगर उनमें कोई साइन का भी डिफरेंस आ गया तो फैक्टराइजेशन ठीक नहीं होगी, मींस आपकी ग्रुपिंग ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने ग्रुप्स कैसे बनाए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x फर्स्ट टू टर्म का फर्स्ट ग्रुप और थर्ड और फोर्थ का सेकंड ग्रुप बना दिया। अब माइनस 3x माइनस 21 उनके साइन हमने उनके साथ ही रखे, मिड में जो साइन रखा ग्रुप्स के दरमियान वो प्लस का है। हमने टर्म्स के साइन उनके साथ रखने होते हैं, ग्रुप्स के दरमियान हमेशा प्लस का साइन डालना है। अब हम ग्रुप वाइज कॉमन लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या है, फर्स्ट ग्रुप की दोनों टर्म्स में क्या चीज है, फर्स्ट ग्रुप की दोनों टर्म्स में x मौजूद है तो हमने x कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 2x में से एक x कॉमन ले लिया तो x, सेकंड टर्म में से x बाहर चला गया, क्या ले गया 7। अब सेकंड ग्रुप की बारी है, तो सेकंड ग्रुप में पहले आप चेक करें सेकंड ग्रुप की फर्स्ट टर्म के साथ साइन कौन सा है माइनस, तो सबसे पहले हमने क्या किया माइनस कॉमन लिया। सेकंड ग्रुप में से जब भी कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं तो पहले उसकी फर्स्ट टर्म के साथ जो साइन होता है वो कॉमन लेते हैं। अब हमने साइन कॉमन लिया माइनस, अब आप चेक करें x तो दोनों के पास मौजूद नहीं है तो x तो हम कॉमन नहीं ले सकते, फिर हम नंबर को देखते हैं कि कोई नंबर है जो हम कॉमन ले सकते हैं। तो नंबर में आप चेक करेंगे तो 3 का टेबल दोनों वैल्यूज में आता है, तो 3 का टेबल हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा, फर्स्ट टर्म में से x बाहर चला गया, 3 बाहर चला गया तो x ले गया। सेकंड में 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 21 आएगा, 3 7 और 21। अब जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस अगले वाले साइन को चेंज करता है। आगे माइनस है तो उसको किस में चेंज कर देता है प्लस में, और आगे ऑलरेडी प्लस है तो उसको किस में चेंज कर देता है माइनस में। तो माइनस आपने कॉमन लिया तो वो आपके अगले वाले जो साइंस हैं ब्रैकेट के अंदर वाले वो साइन चेंज कर देगा। ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साइन कौन से थे माइनस, जब आपने बाहर माइनस कॉमन लिया तो उसने दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर दिए, दोनों को क्या बना दिया प्लस, तो x प्लस 7। अब साइंस को केयरफुली करना है। अब फर्स्ट x प्लस 7 और सेकंड ग्रुप में जो बचा वो भी x प्लस 7, दोनों ग्रुप्स में सेम बचा, इसका मतलब फैक्टराइजेशन ट्रू है। x प्लस 7 आपका फर्स्ट फैक्टर है और दोनों ग्रुप्स के बाहर क्या है, फर्स्ट ग्रुप के बाहर x और सेकंड ग्रुप के बाहर माइनस 3 है, तो सेकंड फैक्टर क्या है x माइनस 3 और इक्वल की दूसरी तरफ क्या है हमारे पास 0। अब आपके पास क्या बना x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0।
अब आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि आपके पास दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू जीरो है। इक्वल टू जीरो का मतलब है कि आप जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रोडक्ट इक्वल हो रहा है जीरो के, तो क्या यूज होगी, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। मींस दिस इंप्लाइज दैट ईदर x plus 7 इक्वल टू जीरो, फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, और सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब आप वन बाय वन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे। x प्लस 7 इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, आपने x को सेपरेट करना है, तो उससे 7 को खत्म करने के लिए सब्ट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ साइड किया। x माइनस 3 इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, उसके साथ माइनस 3 है, तो उसको खत्म करने के लिए एडिंग 3 ऑन बोथ साइड किया। तो आपके पास x के दो आंसर आए। वेरिएबल x की पावर 2 थी आपके पास, आपने उसको सॉल्व किया तो आपके पास x के दो आंसर आए, जिसे आपने ब्रेसेस में लिखा तो उनका क्या बन गया, सोल्यूशन सेट। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से आ जाता 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर बन जाए। आपने x को सेपरेट करना हो तो आप उसी तरह सेपरेट करेंगे जैसे आपने ग्रेड 9 में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया। पहले आपने एक्स्ट्रा टर्म को खत्म करना है, उसके बाद अटैच्ड को। यहाँ तो कोई नंबर अटैच है नहीं, x के साथ हमने 7 खत्म किया, फिर सेकंड में हमने 3 खत्म किया। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी क्वेश्चन में x के साथ भी कोई नंबर हुआ और एक्स्ट्रा भी हुआ, तो इस चीज को याद रखना है कि पहले एक्स्ट्रा नंबर को शिफ्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ से अगर आप शिफ्ट करेंगे तो प्लस 5 को पहले लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड, फिर उसके बाद 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और x को सेपरेट करने के लिए आपको ये 3 खत्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, तो फिर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो क्या होगी, -5 डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यूज को आप ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेरिएबल के दो आंसर्स आएंगे। अब दो आंसर्स आएंगे तो आपके पास सोल्यूशन, दो सोल्यूशंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और सोल्यूशन सेट में अगर हम देखें तो दो एलिमेंट आएंगे, दो आंसर्स आएंगे आपके पास वेरिएबल के। अब ax square plus bx plus c equal to 0. This is called the general or standard form of quadratic equation. And to solve each and every quadratic equation, first of all, write the equation in standard form. It is the necessary step to solve each and every quadratic equation. Quadratic equation को solve करने के total कितने methods हैं? 3 methods. By factorization, by completing square, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हमने कौन सा मेथड पढ़ा, बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सबसे पहले इसलिए दिया क्योंकि ऑलरेडी आपने ग्रेड 9 में पूरा एक चैप्टर फैक्टराइजेशन का पढ़ा है, जिसमें इक्वल की दूसरी तरफ कुछ नहीं होता था, आप सिर्फ एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स बना के बताते थे। अब आपको इक्वेशन दी हुई है, आप उसे जब जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे तो इक्वल की दूसरी तरफ 0 होगा। पहले सारा वही प्रोसीजर है कि आप उस जो इक्वल की लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके सॉल्व करेंगे तो दो फैक्टर्स आएंगे। इक्वल टू 0 भी है आपके क्वेश्चन में, इक्वेशन है, एक्सप्रेशन नहीं है, तो आप जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि आपके पास जो दो फैक्टर आए हैं वन बाय वन दोनों को 0 के इक्वल रख के आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फैक्टर से फर्स्ट आंसर फाइंड करेंगे और सेकंड फैक्टर से वेरिएबल का सेकंड आंसर फाइंड करेंगे जो आपका सोल्यूशन होगी। लेकिन कंपल्सरी क्या है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होना। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, राइटिंग एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म उसको चेंज करना है लेफ्ट साइड पे। अगर आपके पास कहीं ब्रैकेट्स आ गई हैं आपके पास, तो आपने पहले उन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना है, सारी लाइक टर्म्स को अरेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट और इक्वल की दूसरी तरफ 0, फिर आप फैक्टराइजेशन की तरफ आएंगे। फिर आप फैक्टराइजेशन का कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो आप मिड टर्म ब्रेकिंग से उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं अगर साइड वाली दो टर्म्स हो, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हुई तो आप उस पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके पास कि आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास। तो इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने, जैसे आपके पास फर्स्ट और सिक्स पार्ट अभी आपको करवा दिया है। अब इस तरह आप सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर को आप सिंप्लीफाई करेंगे। होल स्क्वायर का मतलब है कि a माइनस बी होल स्क्वायर, आप इस पे स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे जो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लिमिट में तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए क्या है x और b क्या है 3 है, तो क्या बन जाएगा टोटल x स्क्वायर
प्लस 9 माइनस 2 3 जार 6x और इक्वल की दूसरी तरफ क्या है 4। अब ये आपके पास सिंप्लीफाई तो होगी, लेकिन आपने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज भी करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए पहले तो आप 4 को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, इधर +4 है, दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा -4 और इक्वल की दूसरी साइड पे क्या रह जाएगा 0। अब पहले से जो टर्म है उनमें से 9 और 4 लाइक है, क्योंकि 9 भी कांस्टेंट है 4 भी कांस्टेंट है, तो इनको कंबाइन कर लेंगे। x² + 5 - 6 होगा। क्या होगा आपके पास x² प्लस 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 - 6x = 0। अब आपके पास इक्वेशन एक तरफ इक्वालिटी की एक तरफ सारी टर्म है और दूसरी तरफ 0 है। ये चीज तो हो गई है, लेकिन अरेंज नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फिर आप इसे अरेंज करेंगे रीअरेंजिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के। x² के बाद कौन सी होनी चाहिए x वाली होनी चाहिए, तो x² - 6x + 5 = 0। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। 5 के फैक्टर्स बनाएंगे, जिनको प्लस करें तो 6 बन जाए, तो 5 1 जार 5 एंड 5 + 1 = 6। तो ये आपका सेकेंड पार्ट सॉल्व होगा। थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो x² + 3x - 10 = 0। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है आपको नहीं, ऑलरेडी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, कोई ब्रैकेट्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। इक्वालिटी की एक तरफ आपके पास लिखा हुआ है x² + 3x - 10 = 0, इक्वल की दूसरी तरफ 0 भी गिवन है। इसका मतलब है कि अब आपको किसी सोल्यूशन की जरूरत नहीं, आप फैक्टर्स बनाएंगे। 10 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 3 बने, तो कौन से फैक्टर्स होंगे 5 2 जार 10 और 5 में से 2 माइनस करें तो क्या बन जाता है 3। इसका मतलब है आप मिड टर्म की जगह क्या लिखेंगे 5 - 2 लिखेंगे, 3 टर्म से 4 टर्म्स बन जाएंगी और आप उसके फैक्टर्स बना के उसको सॉल्व कर देंगे। फोर्थ पार्ट को अगर आप देखें तो क्या है 6x² - 13x + 5 = 0। तो अब यहाँ भी आपको अरेंज फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, कोई ब्रैकेट्स नहीं है, आपको किसी सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन गिवन क्या है 6x² - 13x + 5 = 0। तो आपने करना क्या है सबसे पहले फैक्टर्स बनाने, लेकिन फैक्टर्स 5 के नहीं बनाने। फर्स्ट जो आपके पास ax² आपके पास जनरल फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c = 0। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसके फैक्टर्स बनाते हैं, उनसे मिडिल टर्म बननी चाहिए। तो अब आपके पास प्रीवियस में हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां 1 था, हम 1 से 10 को मल्टीप्लाई करते भी तो 10 ही बनता, लेकिन अब हम 6 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 30 के आपको फैक्टर्स बनाने। 30 के वो फैक्टर्स लास्ट टर्म के साथ प्लस है, जिनको प्लस करें तो मिड टर्म 13 बन जाए। तो कौन से फैक्टर्स हैं 10 3 जार 30 होता है और 10 में 3 प्लस करें तो 13 बनता है। तो कौन से फैक्टर्स यहाँ पे अब हम लेंगे इस क्वेश्चन में 10 + 3 और उससे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जब 4 बन जाएगी तो आप ग्रुप्स बना के उसको सॉल्व करेंगे। फिर फिफ्थ पार्ट को देखें। अब फिफ्थ पार्ट आपके पास अरेंज फॉर्म में नहीं है। इस पार्ट को आपको क्या करना है, इस पार्ट में पहले आपको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, जैसे हमने इस पार्ट में किया अभी क्वेश्चन में पीछे जो सॉल्व किया। आपने पहले क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है अगर, तो क्या बन जाएगा 3x² 3 1 जार 3 इक्वल की दूसरी तरफ भी इसी तरह 4 × x 4x + 4। अब इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, मीन्स आप ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको इक्वालिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 3x² - 3 - 4x - 4 = 0। फिर जो लाइक टर्म्स उन्हें कंबाइन करके सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, देन आप उसको सॉल्व करेंगे और जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप उसके दो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फाइंड करेंगे, जो आपका सोल्यूशन सेट होगी। अब इसी तरह से आपको एग्जांपल्स भी गिवन है, एग्जांपल्स भी आपने पहले प्रैक्टिस कर लेनी है, क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए, क्वेश्चन करेंगे आप उनको अच्छी तरह से समझना है, फिर उससे रेलिवेंट पार्ट्स जो रह गए वो सॉल्व करने और एग्जांपल्स को भी देख लेना है, जिससे आपको और भी क्लियर, कोई डिफिकल्टी हुई तो वो क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल में क्या गिवन है आपको दो पार्ट्स गिवन है एग्जांपल में 2x² + 2x - 11 जो फर्स्ट पार्ट है। अब ये बाकी सारा तो अरेंज है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, लेकिन इक्वल की जो राइट साइड पे 1 है इसे आप पहले शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इक्वल की राइट साइड पे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना जरूरी है 0, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए बगैर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, उससे आपके पास ठीक आंसर नहीं आएगा। तो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, +1 है दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, 11 -11 वहां ऑलरेडी है, -11 - 1 क्या बन जाएगा -12। तो अब आपकी ये जो इक्वेशन है ये अरेंज हो गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर आप इसको 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 बनेगा, 24 के फैक्टर्स बनाएंगे, जिनको माइनस करें तो मिड टर्म बन जाए। तो आपने ये सारा सॉल्व करना है, आपके पास इसकी फर्स्ट के आंसर आ जाएंगे जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। इसी तरह अगर आप सेकेंड पार्ट को देखें, सेकेंड पार्ट क्या है आपके पास 12t² = t + 1। अब यहाँ पे
अरेंज नहीं है, ये इक्वल की दूसरी तरफ तो 0 होना चाहिए। तो पहले आप क्या करेंगे, 12t² तो आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास जो दूसरी साइड पे t+1 है उन्हें भी आप इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। प्लस टी शिफ्ट होगा तो -t, +1 है तो वो शिफ्ट होगा तो -1, तो इक्वल की दूसरी साइड पे क्या बन जाएगा, 0। अब आपकी जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गई है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 12 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 12। 12 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है मिडिल टर्म में, तो 1 बन जाए। मिड टर्म ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट पे जो कांस्टेंट है अरेंज फॉर्म में जो आपकी इक्वेशन है उसमें फर्स्ट और लास्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, उसका जो प्रोडक्ट आएगा, उसका जो आंसर आएगा, उसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। वो फैक्टर्स लास्ट टर्म के साथ प्लस है तो प्लस करके मिड वाला नंबर बनाए, माइनस है तो माइनस करके। अब लास्ट टर्म के साथ माइनस है तो 12 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो मिड वाला नंबर 1 बन जाए। तो 12 के कौन से फैक्टर्स हैं, 4 3 आर 12 और 4 और 3 को आप माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, मिड वाला नंबर 1 बन जाएगा। तो इस तरह से एग्जांपल्स भी आपके पास गिवन है। अब इसी तरह से ये कुछ ट्राई दिस वाले क्वेश्चंस भी आपके पास अब यहाँ पे जो आपके पास 9th में तो आपके पास प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज होते थे जो आपके पास आप सॉल्व करते थे उस तरह प्रॉपर। अब यहाँ पे आपके पास ट्राई दिस के साथ भी कुछ क्वेश्चंस रेलिवेंट हैं। तो ये लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इनको भी आपने ट्राई करना है। तो लेक्चर नोटबुक पे जब आप लेक्चर नोट करेंगे, लेक्चर नोटबुक पे आपने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्यूशंस, मेथड्स, ये सारी डेफिनेशंस लिखवाई हैं, उसी तरह डेट डाल के लेक्चर नंबर 1 की हेडिंग देके उसके नीचे लेक्चर की में फॉर्म में वो नोट करनी है सारी डेफिनेशंस, अच्छी तरह से समझना है उनको। और नीट नोटबुक पे आपने क्या करना है, नीट नोटबुक पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है, देन लेक्चर